हेलो बच्चों। जैसा कि अभी एकदम 8 तारीख का न्यूज़ है। 8 दिसंबर को माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं सत्य नडेला, जिन्होंने एक बहुत बड़ी घोषणा की है कि भारत में अगले 4 वर्षों में वे $17.5 बिलियन का निवेश करे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा भारत में किया जाएगा, भारत के एआई में किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। और यह एशिया का अब तक का माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा एफडीआई इन्वेस्टमेंट होने वाला है। क्या है इस खबर के मायने? क्या इससे हमारा जो सुस्त रखा हुआ आईटी सेक्टर, इसको रफ्तार मिलेगा? क्या भारत चीन के अल्टरनेट में एआई का एक ग्लोबल हब बन पाएगा? इन सभी बातों पर हम चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा आपके लिए न्यूज़ है कि पीडब्ल्यू ओनली आईएएस द्वारा सृजन प्रीलिम्स को टारगेट में रखकर 2026 में जो बच्चे प्रीलिम्स दे रहे हैं, हिंदी माध्यम के बच्चे जिनके लिए प्रीलिम्स सबसे बड़ा हर्डल माना जाता है, और उनके लिए जो आज प्रीलिम्स को लेकर बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि कैसे होगा 2026 का एग्ज़ाम, तो उसके लिए एक सृजन क्रैश कोर्स कार्यक्रम को शुरू किया गया है, और जिसमें ये इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी उपलब्ध होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें आप देख रहे हैं एक से एक बेस्ट फैकल्टी जो है, ये हिंदी की फैकल्टी है जो यहाँ क्लासेस लेंगे। और इसमें आप मुझे भी देख सकते हैं, इकोनॉमी की क्लासेस स्वयं मैं लेने वाला हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर मैं इसकी फीस की बारे में बात करूं, फीस के बारे में, तो ये जो फीस है 6,999 रुपए है। लेकिन जो पहले 1,000 बच्चे होंगे, अगर वो एक कोड का प्रयोग कर ले, वो कोड है कोड फर्स्ट 1 के। इस कोड का उपयोग करके आप 2,000 रुपए तक का डिस्काउंट ले सकते हैं। 2,000 रुपए का डिस्काउंट लेने के बाद इस कोर्स की जो फीस बचे होगी वो 4,999 रुपए ही पड़ेगा, जिसमें पूरा प्रीलिम्स आपका सी विथ सी सेट एकदम अच्छे से कवर किया जाएगा, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करवाया जाएगा, एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाया जाएगा। यानी पूरी तरह से आप देखा जाए 2026 के पीटी के लिए आप एकदम तैयार होते हैं। तो चलिए, आइए हम लोग अपने न्यूज़ में आते हैं। जैसा कि न्यूज़ था हमारा कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं, माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं, यानी सत्य नडेला, इनके द्वारा ये घोषणा की गई है कि वे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा भारत में अगले 4 वर्षों में क्या कितना निवेश किया जाएगा? 17.5 बिलियन का निवेश होगा। और अगर हम भारतीय रुपए में बात करें तो यह लगभग जो है 1.5 करोड़ रुपए का ये इन्वेस्टमेंट होने वाला है भारत में। और देखा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ये एशिया का अब तक का सबसे बड़ा एफडीआई होने वाला है आईटी सेक्टर में। और विशेषकर ये जो इन्वेस्टमेंट होगा, ये भारत के आईटी सेक्टर में, एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये निवेश होने वाला है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये निवेश होगा। ऐसा नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इससे पहले भारत में कोई निवेश की घोषणा नहीं की गई हो या निवेश नहीं किया गया हो। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 2024 से 26 तक का एक टारगेट रखा गया था कि भारत में वह $3 बिलियन का वो निवेश करेगा, और काफी हद तक उसने निवेश किया भी।
लेकिन $3 बिलियन और $17 बिलियन बहुत बड़ा अंतर है। ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जो भारत को मिलने वाला है। क्या है इस खबर के मायने? इससे हमारा आईटी सेक्टर, एआई सेक्टर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? किस तरह से हमें इस खबर को देखना चाहिए? खासकर मेंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक ना केवल इंडियन इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, इकोनॉमी में ये निवेश मॉडल से जुड़ा हुआ है। निवेश मॉडल में अगर आप बात करें, जहां आप एफडीआई, विदेशी निवेश यानी एफडीआई की बात करते हैं, वहां से जुड़ा हुआ है, बल्कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी जुड़ा हुआ है, जो दोनों ही आपके जीएस पेपर 3 का भाग है। पेपर 3 का भाग है। और कोई बहुत बड़ा सब बात नहीं होगा कि 2026 में यूपीएससी क्या करे, यहां से एक मेंस का सवाल बना दे, क्योंकि कहीं ना कहीं यूपीएससी के लिए क्या चाहिए, इंटरडिसिप्लिनरी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी दोनों जुड़ा हुआ। इसीलिए इस खबर के बहुत मायने हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि आखिरकार माइक्रोसॉफ्ट इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट भारत में एआई में क्यों करना चाहता है। पहला तो ये क्यों करना चाहता है, ठीक है ना। आखिरकार ये निवेश जो आ रहा है भारत में इतना बड़ा निवेश जो आ रहा है, सवाल उठता है क्यों, क्या इसके माने क्यों आना, भारत में ही क्यों ये निवेश आ रहा है। नंबर 1 पॉइंट है, नंबर 1, अगर आप ध्यान से देखें, भारत के बारे में बात करें तो भारत में खासकर डीमोनेटाइजेशन के बाद जो वर्तमान सरकार है, अगर देखा जाए विमुद्रीकरण के बाद भारत सरकार द्वारा ज्यादा से ज्यादा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया है। ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, यूपीआई, भीम ऐप, आधार कार्ड, ठीक है, बहुत सारे डिजिटल पेमेंट सिस्टम को या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। तो भारत में एक पूरा इकोसिस्टम भारत सरकार ने तैयार कर दिया है, और जिसका लाभ अभी वर्तमान में लगभग 1.4 बिलियन भारतीयों को मिल रहा है, और वो है डीपीआई यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धि या उपस्थिति, और बेहतर तरीके से ये कार्य भी कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, कार्य भी कर रहा है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको कहा जाता है डिजिटल पब्लिक अवसंरचना, पब्लिक अवसंरचना की उपस्थिति। एक तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो भारत में इतना बड़ा ये निवेश को आकर्षित करने में मदद कर रहा है। एक तो ये पॉइंट। सेकेंड पॉइंट की अगर बात करें, दूसरे पॉइंट की बात करें, तो कहीं ना कहीं भारत जो है, अगर आप ध्यान दें तो आईटी सेक्टर में भारत विश्व में अग्रणी देश है। हम आईटी सेक्टर यानी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, सूचना और प्रौद्योगिकी, भारत का जो सूचना और प्रौद्योगिकी है, सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र, ये विश्व में क्या है, विश्व में अग्रणी है। आज अमेरिका के बाद देखा जाए, यूएसए के बाद देखा जाए, तो ज्यादा से ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो हैं वो भारत में उपलब्ध है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर भारत में उपलब्ध है। माइक्रोसॉफ्ट में काम करने वाले ज्यादातर भारतीय ही हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट इस बात को जानता है कि भारतीय जो हैं, सबसे ज्यादा माइक्रोसॉफ्ट या सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात करें तो वो भारत में उपलब्ध है बहुत ज्यादा। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स की बात करें, यानी अगर हम बात करें यहां पर ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हैं, जो इसके लिए चाहिए, इस कार्यक्रम के लिए चाहिए, वो भारत में उपलब्ध है। यानी अगर हम उपलब्धता को देखें तो डीपीआई जो इसके लिए चाहिए, एआई को बढ़ावा देने के लिए, भारत को ग्लोबल एआई हब बनाने के लिए, डीपीआई वो भारत में उपलब्ध है, भारत सरकार द्वारा।
जैसे डीपीआई का मतलब क्या हो गया? अगर हम बात करें डीपीआई का मतलब जितना भारत सरकार ऑनलाइन दे रही है, जो यूपीआई सिस्टम दे रही है, आधार दे रही है, फास्टैग दे रही है, फास्टैग दे रही है ना, फिर ई रूपी वाउचर है, ई रूपी वाउचर है, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब डीपीआई है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। वहीं अगर हम लोग बात करें सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत अग्रणी है, ह्यूमन रिसोर्स भारत में बहुत है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में। तीसरा अगर बात करते हैं, तीसरा तीसरा जो कारण है क्यों ये इतना निवेश भारत में करना चाहते हैं, कि तीसरा कारण में भारत जो है एक देखा जाए तो ग्लोबल मार्केट, लॉन्ग टर्म ग्लोबल मार्केट, दीर्घकालिक वैश्विक बाजार भी है भारत। वैश्विक बाजार है, ये बहुत बड़ा बाजार है भारत। आज विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या भारत में ही है और भारत एक बहुत बड़ा बाजार के रूप में डेवलप हो रहा है, उपभोक्ता बाजार के रूप में डेवलप हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस के लिए एक बड़ा बाजार भी जो है वो स्वयं भारत में उपलब्ध है। चौथा अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक वैकल्पिक केंद्र या हब के रूप में भारत उभर सकता है। यानी अगर आज विश्व के तमाम कंपनियां चीन का कुछ विकल्प ढूंढ रही है, तो कहीं ना कहीं ये वन प्लस स्ट्रैटेजी में कहीं ना कहीं चीन के एक बड़े विकल्प के रूप में आज भारतीय बाजार को देखा जा सकता है, भारत के सूचना और प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को देखा जा सकता है। और यही वो चार मुख्य कारण है, फिर से देख लीजिए, चार इंपॉर्टेंट जो मुख्य कारण है क्या? एक डीपीआई, ध्यान दीजिए इस पॉइंट को लिखिए, ध्यान से लिखिए, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की उपस्थिति भारत में है, सूचना और प्रौद्योगिकी में अग्रणी है, सबसे अधिक सॉफ्टवेयर इंजीनियर देखा जाए तो भारत में उपलब्ध हैं आज के समय में, सबसे बड़ी बात है दीर्घकालिक वैश्विक बाजार हो सकता है सूचना प्रौद्योगिकी के मामले में, और सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं चीन के रूप के एक वैकल्पिक बाजार के रूप में उपलब्ध हो सकता है। तो पहले ये चार कारण को समझिए अच्छे से, पहले ये चार पॉइंट आपके दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। सवाल उठता है, इंपॉर्टेंट ये है ना कि अगर इतना बड़ा 17.5 बिलियन डॉलर वो निवेश कर रहा है, तो सबसे पहला पॉइंट आपके दिमाग में, चार अगर कारण पूछा जाए तो सबसे बड़ा कारण, एक तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो इसके लिए चाहिए वो खुद भारत में उपलब्ध है। दूसरा कोशिश करो, बताओ कोशिश। हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के मामले में भारत इनरिच है, समृद्ध है इस मामले में। तीसरा, बड़ा एक बाजार है भारत, डेवलप हो रहा है बाजार के रूप में और ज्यादा, पूरे विश्व के लिए एक बड़े बाजार के रूप में देखा जा रहा है। और चौथा अगर देखा जाए तो चीन के एक विकल्प के रूप में देखा जा सकता है, और जिसको सभी मुख्य कंपनियां, विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े देश इसको, भारत को एक विकल्प के रूप में, एक बड़े विकल्प के रूप में देख रहे हैं। डन। अब सबसे बड़ी बात है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो 17.5 बिलियन डॉलर जो आएगा निवेश, जो निवेश आएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? ये निवेश जो आएगा ये एआई के किस क्षेत्र में इसमें निवेश किया जाएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए तीन पिलर रखा गया है, थ्री पिलर रखा गया, तीन स्तंभ है इसके लिए, है ना? तीन मुख्य स्तंभ रखे गए, याद रखिएगा, इन स्तंभों को भी आपको बताना पड़ेगा। ये तीन स्तंभ कौन है? पहला स्तंभ की बात करते हैं, तीन स्तंभ की बात करें तो सबसे पहला स्तंभ जो है कि जो एआई के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए खासकर क्लाउड डेवलपमेंट यानी डेटा स्टोरेज चाहिए। डेटा स्टोर करने के लिए डेटा स्टोरेज सेंटर चाहिए, माने एक तरह का देखा जाए तो क्लाउड को डेवलप किया जाएगा। ये क्लाउड बादल नहीं है, आप लोग जानते ही हैं मेरे ख्याल से, है ना? क्लाउड, इंटरनेट में जो भी चीज है सारा कुछ इस क्लाउड में सेव हो जाता है, कभी ना मिटेगा। तो डेटा स्टोरेज सेंटर, और खासकर हैदराबाद को देखा जाए, हैदराबाद में इस अपॉर्चुनिटी को देखा जा रहा है।
और इतना ही नहीं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बात है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि संप्रभुता भी इसके अंतर्गत ला रहे हैं, संप्रभुता ला रहे हैं, सॉवरेंटी ला रहे हैं, सॉवरेन क्लाउड सेंटर की बात भी कर रहे हैं। क्यों? आमतौर पर, सामान्य तौर पर बाहर की कंपनियां आए और हमारे डेटा को वो अपने देश में ले जाए, एक्सपोर्ट करे, वो ठीक नहीं है। हमारे देश का डेटा जो है, ऑनलाइन डेटा, वो हमारे ही देश में स्टोर होना चाहिए। और भारत सरकार इस मामले में बहुत सेंसिटिव है, बहुत संवेदनशील है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है डेटा स्टोरेज और सॉवरेन डेटा पर बात किया जा रहा है, और जिसका स्टोरेज देश में ही, संग्रहण देश में ही होना चाहिए, है ना। यह है डेटा संग्रहण, डेटा संग्रहण, डेटा संग्रहण। और डेटा संप्रभुता की बात करें तो वो देश में ही उपलब्ध होना चाहिए। नंबर वन पॉइंट, पहला स्तंभ, पहला पिलर आपके दिमाग में होना चाहिए। दूसरा पिलर जो बात किया गया है कि टैलेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट की बात की गई है, यानी कौशल विकास की बात की गई है, क्योंकि एआई तकनीक की बात की जा रही है। तो एआई के लिए अत्यधिक उच्च कौशल की आवश्यकता होती है, केवल कौशल विकास से काम नहीं चलेगा। तो यहां पर श्रमिकों के उच्च कौशल की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस तरह से क्या किया जाएगा, यहां पर इंटर्नशिप प्रोग्राम, अभी याद करो तो भारत सरकार द्वारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए एक इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जहां बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या किया जाएगा, जो युवा वर्ग हैं, ठीक है, उनको इंटर्नशिप दिया जाएगा ताकि वहां ट्रेनिंग ले सके और अपना वो कौशल पा सके जो इसकी बाजार में डिमांड है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी इस पर 3.0 इसी पर जोर दे रहा है। तो कहीं ना कहीं यहां भी कोशिश किया जाएगा कि कौशल विकास वैसा हो जैसा कि अभी और आने वाले समय में एआई तकनीक को जरूरत पड़ेगा। एआई आधारित या कौशल विकास जो होगा ये क्या होगा, एआई आधारित होगा, एआई आधारित होगा। डन। और अगर बात करें तीसरे स्तंभ की बात करें, तीसरा स्तंभ अगर बात करें तो तीसरा स्तंभ क्या बोला गया, तीसरा स्तंभ बोला गया है कि डेटा सेफ्टी, डेटा सेफ्टी माने डेटा सुरक्षा और उत्तरदायित्व, और उत्तरदायित्व एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। एंड रेस्पॉन्सिबल मतलब जो केवल डेटा को स्टोर करने से काम नहीं होगा। एआई तकनीक, आज के दिन में एआई तकनीक का प्रयोग कर आप खुद देख रहे हैं कि कितना फ्रॉड किया जा सकता है, कितना धोखाधड़ी हो रहा है, फ्रॉड, धोखाधड़ी, और साथ में कितना मैनिपुलेशन हो जा रहा है डेटा का। कोई ना होकर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये वास्तव में वीडियो है। अभी भी लग रहा होगा कि सर अगर ये पढ़ा रहे हैं, ये वास्तव में ऋषि सर पढ़ा रहे हैं या उनका कोई फेक वीडियो बना करके ये एआई तकनीक से बनाया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा डर है, और कम से कम ये डर, धोखाधड़ी, साइबर क्राइम जो इससे उत्पन्न हो सकता है वो ना हो, उस पर भी जोर दिया जाए। तो ये जो निवेश किया जा रहा है, ये निवेश 3 स्तंभों पर आधारित होंगे एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके दिमाग में होना चाहिए। पहला, डेटा स्टोरेज केंद्र बनना चाहिए, सेंटर बनना चाहिए, डेटा संग्रहण केंद्र बनना चाहिए, डेटा संग्रहण केंद्र जो हैदराबाद को माना जा रहा है। टैलेंट हंट एंड स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा स्किल डेवलपमेंट जो एआई आधारित होगा। और तीसरा जो है वो डेटा सेफ्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पर भी बात किया जा रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3 स्तंभ को दिमाग में बैठाओ, बैठाओ, एकदम अच्छे से बैठाओ, और ये तीनों पॉइंट मेंस के एग्जाम में आप जरूर लिखेंगे। डन। अब सवाल उठता है कि अगर ये 17.5 मिलियन, बार बार मैं लिख रहा हूं तो समझना, इसका मतलब है ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, ये ऐतिहासिक है। कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट पहली बार माइक्रोसॉफ्ट द्वारा एशिया में किया जा रहा है अगले 4 वर्षों में। तो आखिरकार इसका लाभ क्या होगा, इस एफडीआई का लाभ क्या होगा, लाभ क्या होगा, आप समझना। पहला बात है कि भारत सरकार का जो लक्ष्य है, भारत सरकार का जो लक्ष्य है वो हर वर्ष, प्रतिवर्ष जो है, प्रतिवर्ष $100 बिलियन एफडीआई को आकर्षित करना,
एफडीआई आकर्षित करना। आकर्षित करने का लक्ष्य है। और अभी वर्तमान में अगर बात करें तो भारत सरकार जो है या देश जो है, भारत जो है, ये लगभग 80 बिलियन डॉलर जो है ये आकर्षित कर रहा है अलग अलग देशों से जिसमें मॉरिशस, सिंगापुर से सबसे ज्यादा एफडीआई भारत में आता है, क्योंकि वहां एक अलग मुद्दा है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। अब कहीं ना कहीं भारत में ये एफडीआई को बढ़ावा देगा, विदेशी निवेश को बढ़ावा देगा। भारत में एफडीआई और विदेशी निवेश को बढ़ावा देगा। और एफडीआई, याद रखना, एफडीआई का आना देश के लिए बेहतर माना जाता है, इसलिए क्योंकि एफडीआई जो है वह अर्थव्यवस्था में गुणक प्रभाव डालता है। अर्थव्यवस्था में इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट पड़ता है, गुणक प्रभाव पड़ता है। गुणक प्रभाव पड़ता है। गुणक प्रभाव का मतलब समृद्धि दर बढ़ाने में भी एफडीआई का बहुत बड़ा योगदान होता है। रोजगार बढ़ाने में एफडीआई का बहुत बड़ा योगदान होता है। और एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार अगर किसी देश में, भारत जैसे देश में, अगर 1% एफडीआई में वृद्धि होती है तो उसका जीडीपी पर इतना सकारात्मक प्रभाव पड़ता है कि 0.25% जीडीपी बढ़ता है। अगर एफडीआई किसी देश में, भारत जैसे देश में 1% बढ़े, वृद्धि हो, तो यह माना जाता है कि जीडीपी वृद्धि दर जो है, जीडीपी वृद्धि दर जो है, ये 0.5% से आगे बढ़ सकता है। और सरकार समृद्धि दर बढ़ाने पर जोर तो दे ही रही है, तो बहुत बड़ा योगदान इसके समृद्धि दर पर हमारा हो सकता है। क्यों ये है आप समझना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जीडीपी में अगर देखा जाए, जीडीपी में 3 क्षेत्रों का योगदान होता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। और तृतीयक क्षेत्र जिसको सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ये जो एफडीआई आने वाला है, आईटी सेक्टर में आने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आने वाला है, और ये सेवा क्षेत्र में होगा। और सबसे बड़ी बात है, सेवा का ही जीडीपी में योगदान लगभग 55% है। तो कहीं ना कहीं सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ेगा जीडीपी में, और कहीं ना कहीं जीडीपी बढ़ेगा और समृद्धि दर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर बात करें तो मानी सी बात है, ये रोजगार में वृद्धि करेगा। रोजगार में वृद्धि करेगा। माना जाता है कि डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से यहां 1.5 लाख से लेकर 2 लाख रोजगार सृजित होगा। इससे 1.5 लाख से 2 लाख रोजगार सृजित होगा। और अप्रत्यक्ष रूप से अगर बात करें, क्योंकि इससे बहुत कुछ, डेटा स्टोरेज सेंटर बनेगा, इंफ्रा का इतना बड़ा निर्माण होगा, तो इसके लिए बहुत सारा रोजगार होगा। लाखों जॉब ये डेवलप कर सकता है, लाखों जॉब या नौकरी ये डेवलप कर सकता है। पोटेंशियल इतना है रोजगार देने में यह। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भारत को ग्लोबल एआई हब के रूप में यह डेवलप कर सकता है। एआई हब या केंद्र बना सकता है, हब या केंद्र के रूप में डेवलप कर सकता है। और जिससे भारत का न केवल भारत की पहचान होगी, बल्कि इससे ही जुड़ा हुआ चौथा पॉइंट, जो वैश्विक बड़ी कंपनियां हैं, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी अगर बात करें, जैसे कि विश्व अमेरिका की बड़ी कंपनियां गाफा जो हैं, गाफा की बात करिए, गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजन, फेसबुक, अमेजन, ये कंपनियां भी देखा जाए माइक्रोसॉफ्ट को देख करके भारत में अधिक एफडीआई करने के लिए क्या होगी, प्रेरित होगी। इनका भी भारत में एफडीआई तेजी से बढ़ेगा, गाफा का। ये भी बहुत ज्यादा एफडीआई करना चाहेंगी भारत में, और विश्व की और तमाम कंपनियां भारत में निवेश करना चाहेंगी, जब हम एक ग्लोबल हब के रूप में, एआई हब के रूप में उभरेंगे। नेक्स्ट, और इसका क्या लाभ होगा? सबसे इंपॉर्टेंट लाभ होगा, आप समझना, ग्लोबल वैल्यू चेन, यानी वैश्विक मूल्य श्रृंखला। सामान्य तौर पर वैश्विक ग्लोबल वैल्यू चेन हम केवल वस्तु के संदर्भ में बात करते हैं,
जैसे किसी कार का टायर बन रहा है एक देश में, शीशा एक देश में बन रहा है, स्टीयरिंग एक देश में बन रहा है, और पूरे कार को देखा जाए तो बना कर या असेंबल करके बेचने का काम एक देश में किया जाता है, जो चीन जिसमें अग्रणी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल वस्तु के संदर्भ में होता है, ये सर्विस के संदर्भ में भी देखा जाए वैल्यू एडिशन होता है, वैल्यू एडिशन होता है। और कहीं ना कहीं ग्लोबल वैल्यू चेन में बात करें तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है बैकवर्ड, बैकवर्ड, और एक होता है फॉरवर्ड। बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज। बैकवर्ड का मतलब क्या हो गया, जैसे भारत, अगर हम वस्तु के संदर्भ में बात करें ग्लोबल वैल्यू चेन में हम पीछे हैं। क्यों? क्योंकि हम बैकवर्ड पर ही हैं, हम फॉरवर्ड में नहीं हैं। हमारे देश में अगर कार बन रहा है तो पूरे कार का निर्माण ना होकर टायर और अन्य चीजों का हो रहा है, जबकि कार का असेंबल होना वो चाइना में हो रहा है, तो वैल्यू एडिशन भी बहुत ज्यादा होता है। तो फायदा तब होगा जब हम कहां होंगे, फॉरवर्ड में होंगे। हम बैकवर्ड में हैं, ये हमें नुकसान हो रहा बार बार। यहां पर क्या होगा, अगर हम एआई तकनीक में आगे बढ़ेंगे, सर्विस में आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही भारत सर्विस में अग्रणी है इस मामले में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, यहां पर ग्लोबल वैल्यू चेन में हम बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों में क्या होंगे, आगे हो जाएंगे। खासकर फॉरवर्ड में हम आगे होंगे, और जिसका हमें लाभ मिलेगा और जिसका भारत को विश्व के, देखा जाए तो विश्व में एक ग्लोबल एआई हब बनाने में और अपनी पहचान बनाने में बहुत बड़ा मदद करेगा। और इस प्रतिस्पर्धा कंपटीशन में भारत और कंपिटिटिव बन जाएगा, और कंपिटिटिव बनेगा। और इतना ही नहीं, देखा जाए तो भारत के सरकार के बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं, एआई मिशन एआई या अन्य जो तक प्रोग्राम है, जिसमें भारत सरकार भी एआई को बढ़ावा दे रही है, खासकर शिक्षा में, स्वास्थ्य में, शिक्षा, स्वास्थ्य या अन्य क्षेत्रों में, बैंकिंग में, बहुत सारे क्षेत्रों में भारत सरकार एआई तकनीक को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रही है। तो वहां पर एक तरह का देखा जाए तो ये क्रांति आ जाएगा, वहां पर ये क्रांति, एआई क्रांति, हम लोग एक नई क्रांति की बात कर सकते हैं, एआई रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, जो भारत में हो सकता है। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन भारत में हुआ था, आने वाले समय में ये एक एआई क्रांति पैदा कर सकता है, और जिसका लाभ भारत को मिलेगा। पूरे विश्व में भारत देखा जाए तो इस मामले में अग्रणी बन सकता है। लेकिन जहां कुछ लाभ है तो वहीं कुछ चुनौतियां भी हैं, चुनौती भी है। अगर चुनौतियों की बात करें, क्या है चुनौती? चुनौती नंबर 1 की बात करते हैं कि हमारे देश में अगर हम श्रमिकों की बात करें, श्रमिकों की बात करें तो भारत में देखा जाए श्रमिक उपलब्ध हैं, लेकिन भारत में जो कौशल युक्त श्रमिक हैं वो बहुत कम है। कौशल युक्त श्रमिक जो हैं, ये भारत में नीति आयोग की बात माने तो लगभग 12% है। और जबकि एआई तकनीक के लिए अति उच्च कौशल की जरूरत है, तो उच्च कौशल युक्त श्रमिकों का भारत में बहुत ज्यादा क्या है, अभाव देखा गया है, अभाव देखा गया है। एक तो ये बड़ी चुनौती देखने को मिल रहा है। दूसरा बड़ा चुनौती देखने को मिल रहा है कि जो ये घोषणा किया गया है, ठीक है, एक है घोषणा, एक है क्रियान्वयन यानी इंप्लीमेंटेशन। घोषणा तो आप कर ही देंगे, मेन है कि धरातल स्तर पर क्रियान्वयन कितना हो रहा है। क्या ये 4 साल में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट एफडीआई जो है, ये क्या माइक्रोसॉफ्ट कर पाएगा भारत में? क्या इसके लिए वो डेटा स्टोरेज केंद्र बना पाएगा? क्या इस तरह से वो क्लाउडिंग को डेवलप कर पाएगा, डेटा सेफ्टी पर काम कर पाएगा? तो ये मुद्दा जो है क्रियान्वयन की चुनौती देखा जाएगा इसमें, कि क्या इतने समय में माइक्रोसॉफ्ट ये सब कर पाएगा। दिस इज ऑल्सो चैलेंज है, ये बहुत बड़ा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात है अवसंरचना, आवश्यक अवसंरचना। आवश्यक अवसंरचना की बात करें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इसके लिए, खासकर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ये बहुत हाई क्वालिटी का चाहिए भारत में। केवल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से ही हम अपने यहां एआई का बहुत ज्यादा विकास नहीं कर सकते, इसको और ज्यादा डेवलप करने की आवश्यकता है। जैसे इसके लिए आपको हाई स्पीड डेटा चाहिए, हाई स्पीड आपको इंटरनेट चाहिए, बहुत ज्यादा स्पीड आपका इंटरनेट हो, आपके पास में देखा जाए तो
ऊर्जा की खपत यहाँ ज़्यादा होगी, आपकी बहुत ज़्यादा ऊर्जा की खपत होगी, ये बहुत ज़्यादा ऊर्जा खपत को बढ़ाएगा, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये न केवल हाई स्पीड इंटरनेट और ऊर्जा की जरूरत होगी, बल्कि साथ ही साथ देखा जाए, साथ ही साथ यहाँ हम लोग एआई तकनीक के विकास के लिए, खासकर एआई के विकास के लिए अगर बात करें कि विकास के लिए हमें ध्यान देना होगा डेटा सेफ्टी पर। डेटा सेफ्टी कि डेटा सेफ्टी इसमें एक बहुत बड़ा चुनौती है कि क्या जो क्लाउड डेवलप होगा या क्लाउड या न्यू डेटा स्टोरेज सेंटर होगा वो क्या बहुत ज़्यादा सेफ होगा, क्या जो डेटा होगा वो कहीं ना कहीं उसका कहीं दुरुपयोग तो नहीं होगा। ये सब बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है और ये अपने आप एक बहुत बड़ी चुनौती है भारत के लिए। फिर सबसे बड़ी बात है कि अगर देखा जाए, एक और बड़ी बात है कि भारत में जो एफडीआई आ रहा है ये अधिकांश देखा जाए तो सेवा क्षेत्र में ही आ रहा है और सेवा क्षेत्र में ही आता है, खासकर आईटी सेक्टर में आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आता है। और इस कारण समस्या क्या होता है आप देखना जरा ध्यान से, भारत में जीडीपी में फिर से मैं कह रहा हूं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों क्षेत्रों का योगदान है, जबकि सबसे ज्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का है लगभग 55%, ठीक है। और सेवा क्षेत्र जो है ये हमारे देश के जीडीपी को तो बढ़ा रहा है, लेकिन समस्या क्या है कि सेवा क्षेत्र उतना उपयुक्त रोजगार डेवलप नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसके लिए अत्यधिक कुशल लोगों की आवश्यकता होती है। तो इंपॉर्टेंट ये है दो बड़ी चुनौती कि सेवा क्षेत्र में एफडीआई आना गलत नहीं है, ठीक है, हमारा एआई डेवलप होगा, लेकिन यह भी देखना जरूरी है कि क्या ये उतना उपयुक्त रोजगार दे रहा है जैसा कि हमारे देश में विनिर्माण या द्वितीयक क्षेत्र देता है। कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारे देश में केवल और केवल एफडीआई आ जाए लेकिन इससे पर्याप्त रोजगार ना मिले, तो फिर हम अपने जनसांख्यिकी लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ कैसे ले पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, हो क्या रहा है कि ये एफडीआई केवल कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित हो जा रहा है, जैसे कर्नाटक में, नोएडा में, हैदराबाद में, तमिलनाडु में, गुजरात में, जो कि ऑलरेडी बहुत धनी राज्य हैं। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये इस तरह का एफडीआई भारत में उत्तर बनाम दक्षिण और पूरब बनाम पश्चिम राज्यों में असमानता बढ़ा रहा है, क्षेत्रीय विषमता को बढ़ा रहा है। यानी आप देख लीजिए, आसाम और गुजरात राज्य को ले लीजिए पूरब बनाम पश्चिम में, तो आपको वो अंतर दिखाई दे देगा। तो ये और ज्यादा क्षेत्रीय विषमता को बढ़ा रहा है, धनी राज्य को और धनी कर रहा है और गरीब राज्य को और ज्यादा गरीब होने का, या आय की असमानता उतनी ज्यादा बढ़ेगी, क्षेत्रीय विषमता बढ़ेगी। ये ठीक नहीं है, इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, कंसिडरेशन करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो ये है इस पूरे टॉपिक का निचोड़, और इसको ध्यान में रख करके मेंस के हिसाब से आपको इसका पूरा का पूरा फॉर्मेटिंग करना चाहिए। तो ये पूरा न्यूज़ है जिसके बारे में मैंने एनालिसिस किया है, ध्यान से इसका नोट्स बनाइए, अपना ख्याल रखिए, खूब मस्त रहिए, खूब पढ़िए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।